हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। मैं आज आप लोगों को कुछ एडवांस पॉइंट्स बताने वाला हूं इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत इन्वेस्टिंग का अप्रोच रखते हैं। उसके कारण क्या होता है, इधर उन लोग ट्रेंड मिस कर जाते हैं या फिर जितना टाइम तक होल्ड करना चाहिए होल्ड नहीं कर पाते। तो इन डिटेल्स वीडियो को देखना तो आपका इन्वेस्टिंग नेक्स्ट लेवल तक या फिर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग या फिर ईच एंड एवरी पर्सन वेट फॉर ए करेक्शन टू इन्वेस्टिंग। ये बहुत बड़ा गलत अप्रोच है, क्योंकि पहले क्या होता था, जनरली मार्केट एक मोमेंटम करता था, उसके बाद फिर करेक्शन होता था, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टिंग या एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा फंड्स नहीं आता था। करंट लेवल पे क्या हो रहा है, आप बार बार देख रहे होंगे 1-2 साल के अंदर, क्योंकि जब भी करेक्शन आ रहा है 1%, 2%, 3% इंडेक्स लेवल पे, वो सारे बाय आउट हो रहे हैं और कुछ टाइम के बाद ऑल टाइम हाई दिख रहा है। तो ये अप्रोच अगर अभी भी आप रख रहे हो तो फिर आप एक बड़ा बुल रन मिस कर सकते हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, गेट इन द ट्रेंड, पहले आप चढ़ जाओ, उसके बाद उसको फिर मैनेज कर सकते हो। ये वीडियो का लास्ट पॉइंट के अंदर मैं बताऊंगा किस तरीके से, अगर लेट से आपने आज इन्वेस्ट किया, अगर करेक्शन भी अगर हो गया तो भी आपका पैसा बचा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। उसको हम लोग इन डिटेल्स में लास्ट में सुनेंगे। लेकिन पहला पॉइंट है कि नहीं, कभी भी करेक्शन के लिए वेट मत करो। अगर एग्जांपल दो छोटा सा, लेट्स इमेजिन निफ्टी अगर अभी देखेंगे 24,000 के आसपास चल रहा है। अगर इमेजिन करो कि नहीं, ये आप सोच रहे हो 10% करेक्शन देगा, व्हाट इफ कि नहीं, अगर ये 26,000 27,000 चला गया 6 महीने के बाद, अगर वहां से 10% या 15% करेक्शन भी करेगा तो भी आपका आज के लेवल पे उस लेवल तक नहीं आएगा। और जनरली क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि नहीं, इंडेक्स अगर करेक्शन करेगा तो सारे स्टॉक सेम करेक्शन नहीं करते। अगर इंडेक्स 15% करेक्शन करेगा, हो सकता है कोई खराब स्टॉक या फिर जिसका फंडामेंटल सही नहीं है वो 30% 40% करेक्शन कर जाए, जिसका फंडामेंटल अच्छा है वो हो सकता है 5% करेक्शन करे। तो इसका मतलब हो सकता है कि नहीं, जो आप स्टॉक इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो आज, अगर आप वेट करोगे, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस में खरीदना पड़े। या फिर अगर सही टाइमिंग, क्या होता है जनरली ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ये सोच सकते हो कि हाँ, मैं टॉप या बॉटम कैच कर लूंगा। इन्वेस्टिंग में आपको टॉप बॉटम कैच नहीं करना है, बस आपको ये पता है आज नहीं तो कल ऑल टाइम हाई मार्केट टच करने वाला है, तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। विच इज इट कैन बी ए ETF हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, या स्टॉक्स के अंदर हो सकता है। अभी बहुत सारे लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि नहीं सर, कौन सा स्टॉक चूज करें। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि नहीं, मैं स्टॉक के बारे में नाम उसके नेम नहीं बता सकता, दैट इज मतलब रेगुलेशन है, इशू आएगा। नहीं तो आपको पता होगा, जितने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे पिक कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं एक काम करूंगा, जो क्लासेस हम लोग का चलता है, जो हम लोग का है, उसके अंदर मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता दूंगा। उसके अंदर आप 5-10 मिनट लगेगा आपको स्टॉक, लेट्स से आपको XYZ स्टॉक पसंद आ रहा है, बस आप ये फ्रेमवर्क के अंदर डाल देना। अगर फिट हो रहा है तभी उसके अंदर अगर आप करोगे, मैं खुद 2-3 साल से कर रहा हूं, आपको पता होगा बहुत अच्छे स्टॉक हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे कैच किए हैं, तो ये आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये द फर्स्ट पॉइंट। तो आपको पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि नहीं, कभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन के लिए वेट मत करो। आप इधर SIP स्टार्ट कर सकते हो, अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हो, या फिर उसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हो, या फिर इन्वेस्ट के लिए प्लान कर सकते हो। अगर चला गया ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर नीचे लेवल से मैं परचेस कर सकता हूं। लेकिन कभी ये मत सोचना है कि यहाँ से 10% करेक्शन करेगा तभी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा अगर करोगे आज तक आप, या फिर कभी आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे, या आपका पॉज हो जाएगा। फिर जब आप 1 साल 2 साल के बाद मार्केट देखोगे, रिग्रेट करोगे मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है टू मच ऑफ एनालिसिस। देखिए, लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक उनको परचेस करना है, अगर स्टॉक अच्छा होगा वो चल जाएगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक्सटेंसिव एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट के अंदर। इतना ज़्यादा एनालिसिस करते हैं कि नहीं, उनको 10, 15, 20, 30 स्टॉक मिल जाते हैं, उसके अंदर फिर इन्वेस्ट करना नहीं करना ये उनको समझ नहीं आता। तो उसके कारण वो ना इन्वेस्टिंग कर पाते हैं, ना वो सही स्टॉक चूज कर पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहले क्या होता था, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। पहले होता था फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। राइट नाउ थोड़ा सा प्राइस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, 5-10 साल पहले अगर देखेंगे, उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था, इतना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे। एटलीस्ट आज के कंपैरिजन में 5-6 साल पहले उतने लोग नहीं थे। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। उस टाइम पे क्या होता था, आप फंडामेंटल देखते थे, कंपनी देखते थे, प्रोफाइल देखते थे, मैनेजमेंट देखते थे, फ्यूचर ग्रोथ देखते थे। ये सारे पॉइंट देख रहे हो आप, इमेजिन करो, सेम रूल सेम आज भी लोग कर रहे होंगे। अगर वो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो स्टॉक के प्राइस मूव करेगा। अगर कोई स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, वो स्टॉक प्राइस मूव करेगा। आप ये मत सोचो कि नहीं, बस आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, आप 50,000 लगाने वाले हो। बहुत सारे लोग 50 करोड़ 100 करोड़ इस तरीके का भी लगाने के लिए सोच रहे हैं। इसका मतलब मार्केट के अंदर या फिर इंडिया के अंदर पैसा है, वो इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ स्टोरी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 5-10 साल पहले जो मिस हुआ है वो आज मिस नहीं करना चाहते। इसका मतलब अगर कोई स्टॉक अच्छा फंडामेंटली है, वो प्राइस में
रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले क्या होता है 2-3 साल लगता था उसको मैच्योर होने के लिए, या फिर वो कर्व बनाता था जाता था। आजकल वैसे नहीं होता है। आजकल प्रीमियम पे भी लोग खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस के पास SIP जो करते हैं या फिर PMS जो हैंडल करते हैं उनके पास सफिशिएंट कैश पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग मंथ बेसिस में मनी ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर अच्छा दिख रहा है तो लोग खरीद लेते हैं, तो आपको प्रीमियम में मिल सकता है। तो इसका मतलब आपको एक्सटेंसिव एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको प्राइस के ऊपर, लेट्स से कि आपने कहीं पे देखा या फिर थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस किया, मैं भी करता था बहुत टाइम पहले, लेकिन अभी वो उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको पता होगा मैंने मैचडॉग बिना कुछ देख के, कंपनी करती क्या है, मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था और उसको मैंने निकाल दिया। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा था कि नहीं 200 डबल हो गया, बहुत हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में। लेकिन अभी आज के डेट पे 2021 में जितना मेरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट था, उतना प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट दे चुका होता अगर मैं उसको होल्ड करता। तो ये सिंपल है कि अगर अच्छा स्टॉक है, ऊपर जा रहा है, उसको होल्ड करके रख सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट। तो एक्सेसिव एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप एक्स्ट्रा एनालिसिस करोगे हो सकता है आपका स्टॉक आपका मिस हो जाए। प्राइस बोल रहा है तो इसका मतलब तो थोड़ा सा प्रायोरिटी आप प्राइस को दे सकते हो। फिर उसके बाद फंडामेंटल, 4-5 कंपनी आपने ढूंढा, प्राइस में दिख रहा है 4-5 कंपनी में से प्राइस में दिख रहा है कि नहीं एक स्टॉक बहुत अच्छे ऊपर की तरफ जा रहा है या ब्रेकआउट लेवल पे, तो उसको पहले प्रायोरिटी दे सकते हो। तो पहले आपका एक्सेसिव एनालिसिस फंडामेंटल की तरफ जरूरत नहीं है। प्राइस अगर बोल रहा है उसके साथ आप जा सकते हो, आप प्लान कर सकते हो। थर्ड, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि नहीं सर परफेक्ट पोर्टफोलियो साइज क्या होता है, क्योंकि हर एक जगह बोला जाता है कि नहीं एक बास्केट के अंदर सिंगल एक रखना नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये सारी चीजें बोला तो जाता है, लेकिन वेयर इज द मतलब कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 40-50-60 स्टॉक खरीद लिए और हम लोग सोचे कि हम लोग इतना सारा स्टॉक तो खरीद लिए है और डाइवर्सिफाई भी हो चुका है, हम लोग ग्रो कर जाएंगे, रिच हो जाएंगे। नहीं होगा। परसेंटेज वाइज हो सकता है आपका रिटर्न बढ़ जाए, लेकिन अमाउंट वाइज वो कम रहेगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2017-18 के टाइम पे या 19 के टाइम पे मैंने बाटा इंडिया में इन्वेस्ट किया था 400 रुपए में, 800 रुपए में हम लोगों ने निकाल दिए थे। उस टाइम पे मैंने उतना प्लान किया था। कुछ पर्सन की मुझे फोन करके उस टाइम पे फोन पे में बात करता था, उस टाइम पे मुझे ये बोले कि नहीं सर मैंने ये स्टॉक रखा हुआ है 1200 लेवल हो चुका है तो भी मैंने होल्ड किया है। मैंने बहुत सारे स्टोरी सुना, ये इन्वेस्टिंग फंडामेंटल मैंने देखा, ये देखा वो देखा। लास्ट में मैंने पूछा कि नहीं भाई कितना क्वांटिटी थी, ही सही लेंगे कि नहीं 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी। मैंने बोला इसीलिए आप इसको होल्ड करके रखे हो। क्या फायदा वो 500%, 1000% का रिटर्न जब आपने इन्वेस्ट ही किया है 5000 या 2000। आपको समझ में आ रहा है 5000 इन्वेस्ट कहाँ पे होता है? अगर आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, 5-5 हजार आपको देना पड़ेगा। इमेजिन करो आपका 10 या 15 पोर्टफोलियो है, सेम आपका अगर सेम क्वांटिटी में अगर डाइवर्सिफाई करोगे हो सकता है 15, 20, 30 या ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर पाओ। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन कर लिया है, 10 से 15 स्टॉक मोर देन एनफ। अगर उसके अंदर से 2 या 3 स्टॉक अगर चल गए तो फिर आपका लाइफ में काम आ सकता है। अगर 50 स्टॉक में से 4, 5 या 6 भी स्टॉक चल गए तो भी क्वांटिटी कम होने के कारण वो फिर डिफिकल्ट आ सकता है, या फिर आपको मल्टीफोल्ड ग्रोथ नहीं दिखेगा। बाय राइट एंड बाय सफिशिएंट क्वांटिटी। ये हर एक इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर अगर बड़ा पैसा कमाए इसलिए नहीं कमाया कि नहीं वो 10,000 में इन्वेस्ट किया है। हाँ भले 5 या 10,000 से वो स्टार्ट किए होंगे, लेकिन जब अच्छे स्टॉक दिखे, जब उनको अच्छा स्टॉक दिखा तो अच्छा खासा क्वांटिटी उन लोग लिए होंगे। कोई भी XYZ अगर आप इन्वेस्टर देख लोगे, अच्छा खासा क्वांटिटी उसके अंदर उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगर वो मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो गया तो उनको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पोर्टफोलियो हो सकता है कि नहीं आपने 10 प्लान तो किया, 10 में से 3 स्टॉक अच्छे नहीं चले, 3 स्टॉक निकाल दिए, 3 स्टॉक और ऐड किए, तो टोटल आपका एट ए टाइम 10 से 15 स्टॉक अगर एक्टिव है तो आपको बहुत बड़ा फंड मिल सकता है, हो सकता है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि नहीं चलो 40-50 कंपनी में लगा लेते हैं, दो क्वांटिटी खरीद लेते हैं, 5-10 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। इससे बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं बनेगा, बहुत बड़ा पैसा अमाउंट वाइज नहीं बनेगा, परसेंटेज वाइज ग्रोथ में भी दिखे लेकिन अमाउंट वाइज नहीं बनेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड वीडियो का लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव। देखिए आप लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो फिर क्या होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो आपने XYZ स्टॉक 1000 लेवल पे खरीदा, आपका प्लान था कि नहीं मैं 3 साल तक होल्ड करूंगा, और आपका ये प्लान नहीं था कि कितना तक मैं होल्ड करूंगा, बस ये प्लान था 3 साल तक होल्ड करूंगा। आप देखें 6 महीने के अंदर ये स्टॉक डबल या ट्रिपल हो गया, या फिर डबल हो गया। इमेजिन करो डबल होने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आया, डबल तो हो चुका है, पैसा निकल चुका है। जो बैंक 5-6 साल में या 7 साल में डबल करती है पैसा, मैंने उसको 6 महीने में डबल कर दिया है, क्या इसको मैं निकाल दूं? आप फिर निकाल के उसको दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करने का चाहोगे,
ये फिर गलत कर दोगे, क्योंकि आपने 3 साल का तो टाइम हॉरिजन सोचा था उसको होल्ड करने का, लेकिन 6 महीने में आप निकाल रहे हो क्योंकि आपका प्राइस पहुंच गया है। आप सोचे कि नहीं डबल हो चुका है, बहुत जल्दी पैसा आ चुका है, जो कि मैंने मिस्टेक किया था। मैंने सोचा कि नहीं ये सारे स्टॉक में 4 साल होल्ड करूंगा, डबल ट्रिपल जब या फिर दिखने लगा, पैसे दिखने लगे, मुझे लगा कि चलो निकाल देते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी मिस्टेक हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता। फिर मैंने जब देखा ट्रेडिंग के अंदर क्यों मैं होल्ड कर पाता हूं बड़े प्रॉफिट, क्योंकि देयर इज ए क्लियर ऑब्जेक्टिव में करने क्या वाला हूं, कहां तक मैं उसको होल्ड करने वाला हूं। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। बाय मतलब आप सही स्टॉक भी तो खरीद लिए, लेकिन उसका एक एग्जिट प्लान अगर नहीं किए हो तो फिर आप फंसने वाले हो। ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट एंड ऑल जितने इन्वेस्ट करते हैं दे डोंट हैव एनी एग्जिट प्लान, दे शुड हैव एग्जिट प्लान। बहुत सारी जगह पे आप देखे होंगे उन लोग स्टॉक अनलोड कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। दैट मींस एक क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। आप बोलोगे सर मैं क्लियर ऑब्जेक्टिव कैसे बनाऊंगा, तो चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा एडवांस पॉइंट बताता हूं कैसे बना सकते हो। फर्स्ट थिंग, जो भी स्टॉक आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर एक टाइम वाइज लिमिट लिख देना कि नहीं कितना टाइम तक आप ये स्टॉक के अंदर बैठ सकते हो। अगर ये आपके फेवर में जा रहा है कितना टाइम तक आप बैठ सकते हो, पहला आपका ये ऑब्जेक्टिव लिख लिया। सेकंड आपका हो गया प्राइस वाइज, पहला हो गया टाइम वाइज, सेकंड हो गया उसके बाद प्राइस वाइज। अगर ये स्टॉक में 1000 में खरीदा हूं तो कितने प्राइस में निकलने वाला हूं। दैट डजंट मीन दैट हो सकता है आपने 3 साल का हॉरिजन ये स्टॉक को दिया था, अच्छा दिख रहा है, अच्छा फंडामेंटल दिख रहा है, 3 साल तक मैं होल्ड करता हूं, लेकिन जो आपका प्राइस वाइज टारगेट था 10 गुना होना, 5 गुना होगा, क्या पता वो 3 साल में पहले हो जाए या क्या पता 5 साल में हो। तो इसके लिए आपको इसको एक प्राइस वाइज भी एक टारगेट देना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा काम तभी आती है। जनरली क्या होता है, कोई स्टॉक आपने खरीदा ये सोचकर कि नहीं ये ऊपर जाएगा, 3 साल के बाद आप देख रहे हो ये स्टॉक 20% ग्रोथ में, प्रॉफिट तो है लेकिन 20% ग्रोथ में है, तो इसमें क्या इशू है, आप अगर इसको बैंक में भी लगा देते तो इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। इसका मतलब आप टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, आपका पैसा भी वहां पे बन गया, तो ये स्टॉक को आप बेचकर दूसरे जगह जा सकते थे। इसके लिए 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर इंपॉर्टेंट है आपका इन्वेस्टिंग के ऊपर, कि नहीं टाइम वाइज आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा एंड प्राइस वाइज। ये दोनों करने के बाद आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ईदर यू गोइंग टू डू पिरामिडिंग या ट्रेलिंग। ये गलती मैंने भी किया है आपको, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग। बस ऑप्शन है, क्या आप इसको बेच दोगे या फिर क्वांटिटी ऐड करोगे। पकड़ लो आप चाहते नहीं हो कि नहीं क्वांटिटी और ऐड करे, आप सोच रहे हो बेच देंगे, इसका मतलब ट्रेलिंग करोगे या फिर उसका थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे, तो हो सकता है आप उसका हाफ बेच दो। इसका मतलब 1000 का 2000 हो गया, जितना आपने इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए निकाल दिया, बाकी 1000 रुपए लेट इट ग्रो। बाकी आप दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ टाइम वाइज या प्राइस वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ बैठे रहोगे। लेकिन ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। क्या पता कल सुबह आपको बोनस शेयर मिल जाए, स्टॉक स्प्लिट हो जाए, डिविडेंड हो जाए, ये सारा आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप पिरामिडिंग करने वाले हो या फिर उसको ट्रेल करने वाले हो। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टॉक को ट्रेल में एक काम करूंगा, एंड में थोड़ा सा बता दूंगा मैं जनरली क्या करता हूँ, बाकी इन डिटेल्स में एक फ्रेमवर्क में आपको क्लासेस के अंदर बता दूंगा। सो दैट क्या होगा, काउंटलेस आवर्स ऑफ लाइव ट्रेडिंग वहां पे है, तो ये एक पार्ट आप अगर इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपका इन्वेस्टिंग में हेल्प हो जाए, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो इसके बाद आपका हो गया ट्रेलिंग, पिरामिडिंग, ये आपने देख लिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट एसएल। बहुत सारे लोग सर इन्वेस्टिंग में एसएल नहीं होता, देखिए मेरे लिए एसएल होता है। क्यों एसएल होता है, क्योंकि मनी इज लिमिटेड। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हम लोग सोचते हैं जो डिस्कशन करते हैं वॉरेन बफेट जी, राकेश झुनझुनवाला जी या फिर धवानी जी, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि नहीं 20-30% उनका पोर्टफोलियो गिर गया तो भी उन लोग होल्ड करते हैं। इमेजिन करो उनका पोर्टफोलियो साइज भी बहुत बड़ा है एंड उसके बाद उन लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिंग में पैसा बहुत बड़ा बना चुके हैं, तो उसके लिए 20-30-40-50% ड्रॉडाउन उन लोग होल्ड करके बैठते हैं, ये सोच के आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, आप भले स्टॉक कैसे चूज करते हैं ये सारे रूल उनसे सीख सकते हो, लेकिन जो स्टॉप लॉस है ये आपको आपसे डिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, आपके पास पैसे लिमिटेड है, 1 लाख से अगर 70,000 माइनस हो जाता है, आप बैठ नहीं सकते, आप उसको निकाल दोगे, तो फिर ये इससे अच्छा है कि ना आप पहले निकाल दो। तो जनरली मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैं XYZ स्टॉक फाइंड आउट किया बाई करने के लिए, उसका 10 या 15% का मैं एक स्टॉप लॉस डालता हूं। 100% लेट्स से मैंने 100 रुपए में अगर बाई किया, 75-85 इस तरीके का एक स्टॉप लॉस होगा। 85-80 इज मोर देन, मतलब 20% मेरे लिए बहुत है, मैं स्टॉप लॉस डालता हूं। फिर क्या करता हूं, अगर मार्केट 80 आ गया मैं निकाल दूंगा उसको, मेरे लिए ये मोमेंटम नहीं रहा, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन अगर ये फिर से 100 टच कर गया, इसका मतलब वॉलेटिलिटी थी, टच कर गया ये, मैं री एंट्री करता हूं। इसका मतलब जनरली क्या होता है, लेट्स से कोई स्टॉक अगर 50% गिरना होगा, मैं उसको 20% में ही निकाल दूंगा। अगर वो 20% या 30% गिरने के बाद उसको 100% भी जाना है, मैं री एंट्री में उसको कैप्चर कर लूंगा। ये सारी चीजें ट्रेडिंग से ही मुझे मिला है, तो मैं इसके सेम चीजें मैं फॉलो करता हूं। री एंट्री लेने के लिए मैं डरता नहीं, उससे क्या होता है पैसा खराब नहीं होता, मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता। कोई स्टॉक 50% गिरने के बाद 200% जाने वाला है, आई एग्रीड दैट, लेकिन
3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, वो टाइम पीरियड किसी को नहीं पता कब जाएगा। इससे क्या होगा, वो पैसा हो सकता है आप XYZ दूसरे कंपनी में लगा सकते हो, उतना टाइम तक आपको बैठने का जरूरत नहीं है। द मोमेंट इट क्रॉस 100, इसका मतलब मोमेंटम जा रहा है, फिर से ये क्रॉस कर रहा है, 80 या 50 रुपए तक आ चुका था, 100 का शेयर 50 रुपए तक आ चुका था, 50 अगर फिर से 100 जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम है, मैं उस जगह पे एंट्री करूंगा। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। तो एसएल में जनरली 10-15% ही प्लान करता हूं। उससे क्या होगा, लेट से मेरे पास 10,000 रुपए है, कैलकुलेशन समझ जाना, मेरे पास 10,000 रुपए, 1,000 रुपए मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसका मतलब अगर ये 1,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है और वो नीचे आते आते अगर 150 या 200 रुपए माइनस हो जाता है, मैं उसको निकाल दूंगा। निकालने का मतलब क्या है, मेरा 1,000 रुपए जो इन्वेस्ट था वो पूरा जीरो नहीं हुआ, 800 रुपए अभी भी मेरे पास है। वो 800 रुपए अगर इमेजिन करो मैं दूसरे स्टॉक या दूसरे जगह पे लगाऊंगा, हो सकता है पैसा मिले, या फिर सेम स्टॉक के अंदर अगर 5-6 महीने के बाद फिर से वो 100 जा रहा है, फिर से सेम अमाउंट में इसको यूटिलाइज कर सकता हूं। इससे क्या होगा, मोमेंटम ट्रेडिंग भी हो गया, मतलब इन द सेंस मोमेंटम मिल गया एक इन्वेस्टिंग के अंदर, एक अच्छे जगह पे हुआ, और ड्रॉडाउन फेज के अंदर मैं पहले ही स्टॉक को निकाल के बैठ चुका हूं। क्या पता 50%, 60%, 70% करेक्शन हो जाए, उसके चलते आप उसमें फंसे रह जाओगे। एंड बहुत सारे लोग उसी में फंसे रह गए हैं, ये सोचकर कि नहीं आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा, उसको मतलब लेट से होल्ड करके रखते हैं, और ऊपर जाते जाते वो स्टॉक तो ऊपर आ जाता है या थोड़ा बहुत ऊपर आता है, उस टाइम तक 4 और स्टॉक 200-300% रिटर्न दे चुके होते। तो ये सारे मिस्टेक कभी मत करना। एंड SIP से करोड़पति कैसे बनना है या प्लान कैसे करना है, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, हिट द लाइक बटन, आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट पिरामिडिंग, ट्रेलिंग, एवरेजिंग उसको मत करना। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, आने वाले टाइम में और वीडियो बनाएंगे। सो दैट क्या होगा, अगर आप इन्वेस्टिंग या SIP एंड ऑल कर रहे हो, जैसे मैं स्टार्ट किया हूं, ये सारे जर्नी में आप लोग को हेल्प होगा। और आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्ट क्या हुआ, SIP पे कितना % बन रहा है, या फिर अगर कौन से ETF में करना चाहिए, ये सारे पॉइंट अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो एक स्मूथ वे में ट्रेडिंग तो हम लोग सीखते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन ये पार्ट भी हम लोगों का मार्केट के अंदर होता रहेगा कि नहीं, हाँ सब लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन एवरीवन कैन बी द इन्वेस्टर, कि नहीं स्लो एंड स्टडी हम लोग ग्रो करने के बारे में सोचेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।